जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। जी, आज की जो मीटिंग हुई है जी, क्या बताएंगे इसके बारे में? आज की जो ये मीटिंग है, हमारा जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो सरकार द्वारा लागू किया गया। उसमें एक्ट को लेकर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारी एलिजिबिलिटी का मसला है, HPSC का है, उसमें एक रूल है कि रिलैक्सेशन और कंसेशन और प्रेफरेंस, हम तीनों चीज़ जब देते हैं तो सरकार का उसमें सीधा सा तो ये होता है, तो सरकार को देखना होता है कि कौन सा तबका लैक ऑफ रिजर्वेशन और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन में है। तो यही चीज़ देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया था। और अब जब कमीशन का जब ये रवैया देखा, अब कमीशन ने एलिजिबिलिटी अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लिया है। जब आप UGC की टर्म एंड कंडीशन है गवर्नमेंट की आती है, तो गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर, जिसमें बैकवर्ड क्लास है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो जनरल कैटेगरी भी है, जो आदमी उस एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए तो वो आदमी कभी भी लग नहीं पाएंगे। और 2400 जो पोस्ट थी उसका इस टाइप से बांटन किया गया कि वो पोस्ट सारी खाली रह जाएं, ताकि बैकलॉग भी पूरा ना हो और ये रिजर्वेशन के लिए ख़तरा भी हो सकती है। और आजकल देखा जाए जो भी जितना प्राइवेटाइजेशन आप हो रहा है, चाहे वो HKRN है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, चाहे वो प्राइवेट कॉरपोरेशन के थ्रू बहुत सारे लोग लगते थे, आउटसोर्सिंग के तरीके से लगते थे, तो उस पर कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं थी, ना ही उसमें कोई इस टाइप की रिजर्वेशन थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जब सरकार थी तो डिमांड जो हमने की तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिजर्वेशन आ गया था। लेकिन अब HKRN में सवाल ये है कि HKRN में भी रिजर्वेशन नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट ऐसे होता रहा, या टीचर्स रिक्रूटमेंट होता रहा, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट होता रहा, यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स हैं, अब नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट है उसको NFS कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, तो हम ये कहते हैं कि NFS ना हो, NFS ना होते हुए उस पर रिक्रूटमेंट हो। और बहुत सारी चीज़ें अब सरकार से मिलकर, हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी से हमारी बात भी होती रहती है, तो उन्होंने भी कहा कि एक टाक रखेंगे। तो इस टाइप का हम चाहते हैं कि जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये सरकार को कोलैबोरेशन करके हमें बताना चाहिए। और संघर्ष की बात है, अभी तो आज से यहाँ बिगुल बजा है, तो ये फॉर्मेट बनेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक बिल्कुल इस टाइप की विचार गोष्ठी होगी। इस पर विश्लेषण किया जाएगा कि DSC समाज में जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है वो डायरेक्शन से होनी चाहिए, एज़ पर फील्ड होनी चाहिए। अब जैसे द मैनी ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन, कॉमर्शियल एजुकेशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, बहुत सारा आर्ट फैकल्टीज़ की बहुत सारी जॉब्स हैं। आप देखोगे साइंस फैकल्टी में बहुत सारी चीज़ है। तो हमारा बच्चा साइंस की बजाय सारा एक नॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाता है। तो अब जैसे IIT है, IIM है, वो जितना भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उस प्रोफेशनल कोर्सेज में मतलब दे कैन नॉट कीन इंटरेस्ट विदाउट द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एड। अभी सरकार के बहुत सारे ऐसे कुछ स्कीम हैं, उसमें कंसेशन भी है। जैसे आप प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, LLB में जाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से उसकी फ़ीस भी माफ़ होती है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार मतलब ऐसे कुछ नहीं करे, बहुत कुछ कर रही है। लेकिन हमें बच्चों को गांव-गांव जाकर, शहर में जाकर उनको अवेयर करना होगा। जागरूकता की कमी मानो जाती है। बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस इन द सोसाइटी थ्रू आउट ऑफ एजुकेशन। कि किस टाइप की एजुकेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ हारमोनियस डेवलपमेंट।
क्या प्रयास रहने चाहिए आपको, आपके उसका- समाज को जागरूक करके युवाओं को बताएं कि उसमें सबसे बड़ा प्रयास एक तो हमें स्टूडेंट का सर्वे करना चाहिए कि स्टूडेंट किस किस फील्ड में पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। और जैसे हमने बोर्ड से एक बार इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो उसमें मैट्रिकुलेशन 2005 की बात है, तो हमारा 98 बच्चे जो ना हाई फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर थे हरियाणा में। अब तो बढ़ गए होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने हमारे लोग हैं एक बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्मेशन बनाएंगे, और उसमें हम सबकी ड्यूटी लगाएंगे कि भाई जहाँ जहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है वो किस किस फील्ड में और आगे फर्दर वो कौन सी स्टडी में जाता है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत तो नहीं है। अब आप देखिए कैरियर गाइडेंस की बात है, तो कैरियर गाइडेंस मैं भी हरियाणा सरकार से भी ये डिमांड करता हूँ कि कैरियर गाइडेंस के लिए भी कोई ना कोई एजेंसी काम करे, जिसमें बच्चा खाली टाइम जाके अपने कंपटीशन के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके। तो एजुकेशनल फॉर्म तो हमें बनाना पड़ेगा, और जब तक एजुकेशन को अब ठीक डायरेक्शन में लेके नहीं जाएंगे, अब मान लिया हमारा एक लास्ट बच्चा है, 2.5 करोड़ बच्चा है मान लिया, अब 2.5 करोड़ बच्चा अपीयर होता है कहीं भी एक सारे हरियाणा में, तो 2.5 करोड़ बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ रहा है उसका सर्वे, सारी मैं टोटल बातें बता रहा हूँ आपको। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस का कितना हिस्सा है, कितने लोग वहाँ पढ़े हुए हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो ये सर्वे हमें कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए चाहिए। आप तो प्रिंट मीडिया और इस टाइप के बहुत बड़े डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, जब तक आंकड़े नहीं होते तो हम कोई एनालिसिस भी नहीं कर सकते। आप जितना स्टैटिकल डाटा हम इकट्ठा करते हैं, जितना मटेरियल इकट्ठा करते हैं, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, ये मटेरियल इकट्ठा करके स्टैटिकल डाटा इकट्ठा किया गया, और उस डाटे के बेस पे जहाँ इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन आया तो वहाँ रिजर्वेशन मिला। अब स्टेट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो करने की है, और संघर्षशील रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, कि आप जब सत्ता बदलना जानते हो तो सत्ता को हराना भी जानते हो। और बहुत सारी चीज़ें आप देखो ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर होते हुए कम से कम 63 आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट किए, जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल थे। वैसे तो सारा संविधान वैल्यूएबल है, सबके लिए, वो अकेला हमारे लिए नहीं। अब आप वुमेन रिजर्वेशन का देखिए, हिंदू कोड बिल देखिए, बाबा साहब ने लागू करवाया। आप प्लानिंग का करिए, कहीं भी जाइए आप, बाबा साहब का नाम जरूर आएगा। तो उनकी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। ये मेरी सभी डीएससी समाज से अपील है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए अपने समाज को तरक्की की ओर ले जाए।